Hello everyone, welcome to my channel. Our today's topic is Glorious Revolution. So, the Glorious Revolution, also called the Revolution of 1688 and the Bloodless Revolution, took place from 1688 to 1689 in England. ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है और यह 1688 में इंग्लैंड में हुआ था। इसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक इसमें खून की एक बूंद तक नहीं गिरी थी, इसलिए इसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। It involved the overthrow of the Catholic King James II, who was replaced by his Protestant daughter Mary and her Dutch husband William of Orange. इसमें जेम्स टू के बारे में बताया गया है और जेम्स टू की आने वाली पीढ़ियाँ, जैसे जेम्स टू, उसकी दो बेटियाँ हैं मैरी एंड एनी। मैरी की शादी विलियम ऑफ ऑरेंज से हुई थी। वो डच का राजा था और ये विलियम ऑफ ऑरेंज प्रोटेस्टेंट था। तो इसलिए उसकी जो बेटी थी जेम्स टू की बेटी मैरी, तो वो भी प्रोटेस्टेंट बन गई, लेकिन जेम्स टू था कैथोलिक। तो इसमें कहा गया कि जेम्स टू को कैसे तख्ता पलट होता है और वो भी उसके बेटी और दामाद के हाथों ही होता है। मोटिव्स फॉर द रिवॉल्यूशन वर complex and included both political and religious concerns. The event ultimately changed how England was governed, giving Parliament more power over the monarchy and planting seeds for the beginning for the political democracy. वहाँ पे मोनार्की से आके अब यहाँ पे ये भी होगा, पार्लियामेंट बनेगी। अब ये हमारा पहला टॉपिक हो गया ख़त्म। दूसरा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो constitutional monarchy differs from absolute monarchy. Constitutional monarchy may refer to a system in which the monarchs act as the non-party's political head of the state. वहाँ पे अब देखो, जब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जब हुआ ना, उसके बाद जब वहाँ पे जो किंग अथॉरिटी जो आई, वो जैसे किंग था तो वो पहले वो डिवाइन लॉ में मानता था। जैसे जेम्स टू था, वो डिवाइन लॉ मानता था, यानी कि जो राजा है वही सब कुछ है। राजा जो बोलेगा प्रजा को वो मानना पड़ेगा। राजा जो भगवान का ना वो दूत है, राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, वो माना जाता था यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एब्सोल्यूट मोनार्की से तो एकदम अलग है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में होता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की में ऐसा नहीं होता। एब्सोल्यूट मोनार्की में होता है ना कि पूरी तरह से राजा का ही है वहाँ पे साम्राज्य। बैकग्राउंड: किंग जेम्स टू टुक द थ्रोन इन इंग्लैंड in 1685 during a time when relations between Catholic and Protestant were tense. जब वहाँ पे जेम्स टू था ना, जेम्स टू वहाँ पे वो अपना गद्दी छोड़ दिया, अपना जो राजा का पद था वो छोड़ दिया 1685 में, जब वहाँ पे ना रिलेशन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच बहुत आंदोलन हो रहे थे। ऐसे ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत युद्ध जैसे तलवारबाजी ये सब कुछ नहीं वहाँ पे हो रहा था। There was also considerable friction between the monarchy and the British Parliament.
James II, who was Catholic, supported the freedom of worship for Catholics and appointed Catholic officers to army. तो जेम्स टू था ना, वो कैथोलिक ऑफिसर्स को आर्मी में अपॉइंट करता था. वहाँ की नेवी पावर और आर्मी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी थी उस वक्त. In 1687, King James II issued a declaration of indulgence, which suspended penal laws against Catholics and granted acceptance of some Protestant dissenters. James' daughter Mary, a Protestant, was the rightful heir to the throne until 1688, when James had a son, James Francis Edward Stuart, whom he announced would be raised Catholic. जब पहले तो जेम्स टू की 2 बेटियाँ थी, एनी और मैरी. उस वक्त उसका एक भी बेटा नहीं था. तो इसलिए तो वहाँ पे राजा के बाद तो अब वो अपनी बड़ी बेटी मैरी को ही वो अपना सारा साम्राज्य देने वाला था. और मैरी की शादी विलियम ऑफ ऑरेंज से हुई थी. पर क्या हुआ, उसकी दूसरी पत्नी जो थी, जेम्स टू की दूसरी पत्नी, उसको एक बेटा हुआ, एडवर्ड स्टुअर्ट. तो फिर जेम्स टू ने यही सोचा कि इसको कैथोलिक की तरह पालेंगे और आगे जाकर यही हमारे साम्राज्य का राजा बनेगा. तो उस वक्त फिर मैरी को तो ये अपना साम्राज्य नहीं दे सकते थे. तो ये सब सोच के ना वहाँ के जो लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा. वो लोग चाहते थे कि विलियम ऑफ ऑरेंज यहाँ का कार्यभार संभाले, क्योंकि जेम्स टू थे वो बहुत क्रूर राजा भी थे एक तरह से देखे तो. मोनार्की एब्सोल्यूट भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी होता है. लेकिन 1688 से जो पहले जो था ना ब्रिटेन में, वो एब्सोल्यूट था. लेकिन वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई. रिवॉल्यूशन इन 1688, 7 of King James peers wrote to Dutch leader William of Orange, pleading their alliance to the prince if he invade England. King James, however, had prepared for military attacks and fled and left London to bring his forces to meet the invading army, but several of James' own men, including his family members, deserted him to defeated to William's sides. In addition to the setback, James' health was deteriorating. जेम्स टू के जो फैमिली मेम्बर थे, जैसे उनकी खुद की बेटी दोनों, एनी और मैरी, वो खुद अपने पिता से लेकर और साम्राज्य लेकर विलियम ऑफ ऑरेंज को देना चाहती थी. वो उनके खिलाफ हो गई थी, वो भी उनका साथ नहीं दे रही थी. जेम्स टू के जो साम्राज्य के जो सैनिक थे, सिपाही थे, वो लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे थे. इन दिसंबर 1688, किंग जेम्स मेड ऑन अटेम्प्ट टू एस्केप बट वॉज कैप्चर्ड. जेम्स टू जो थे ना, वो 1688 में ब्रिटेन को छोड़ के, इंग्लैंड को छोड़ के भागना चाहते थे, लेकिन वो फिर पकड़े गए, वो नहीं जा पाए. लेटर दैट मंथ ही मेड अनदर अटेम्प्ट एंड सक्सेसफुली फ्लेड टू फ्रांस, वेयर हिज कैथोलिक कजिन लुइस 14 हेल्ड द थ्रोन एंड वेयर जेम्स इवेंचुअली डाइड इन एक्साइल इन 1701. लेकिन वो वहाँ से इंग्लैंड से जाने में सफल हो गए. उसके बाद वो फ्रांस चले गए लुइस 14 के पास. वो लुइस 14 के साथ इनका बहुत घनिष्ठ संबंध था, लेकिन उनकी तबीयत जब खराब होने लगी तो 1701 में 1701 में जाके उनकी मृत्यु हो गई. बिल ऑफ राइट्स है. इन जनवरी 1689 द now famous convention parliament met. After significant pressure from William, Parliament agreed to a joint monarchy with William of Orange as king and James' daughter Mary as queen. तो 1689 में जब 1688 में जब चले गए जेम्स टू अपना गद्दी छोड़ के, अपना साम्राज्य छोड़ के फ्रांस से वो चले गए उनके पास, वो अपने लुइस 14 के पास चले गए थे. तो जनवरी 1689 में विलियम ऑफ ऑरेंज को
ब्रिटेन का नया शासक घोषित किया गया और उनकी पत्नी और जेम्स टू की बेटी मैरी को वहाँ का क्वीन घोषित किया गया। द किंग एंड क्वीन बोथ साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स विच बिकेम नोन एज द बिल ऑफ राइट। तो जब उन लोगों को किंग और क्वीन दिया गया तब वो उसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। इसी पूरी घटना को बिल ऑफ राइट कहा जाता है। बिल ऑफ राइट में ये था ना कि दिस डॉक्यूमेंट एक्नॉलेज्ड सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल principles including the right of regular parliament, free elections and freedom of speech in parliament. Additionally, it forbade the monarchy from being Catholic. भले ही जेम्स टू के काल में ब्रिटेन में मोनार्कियल सिस्टम था, पर 1689 से इंग्लैंड का नया संविधान बना और राजा रानी मात्र नाम मात्र के रहे। सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन देखती थी, बस कहने के लिए बोल सकते हैं राजा रानी वहाँ पे हैं। द टर्म ग्लोरियस रिवॉल्यूशन वॉज फर्स्ट क्वाइंड इन बाय जॉन हैम्प्ट इन 1689। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ने पहले जॉन हैम्पेडेन के द्वारा 1689 में कहा गया है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जॉन हैम्पेडेन। जेम्स फर्स्ट किंग ऑफ स्टुअर्ट डायनेस्टी। जेम्स फर्स्ट, वैसे मैं अभी पीछे जा रही हूँ, जेम्स टू से पहले भी थे। जैसे देखिए यहाँ पे ट्यूडर डायनेस्टी के अंत से, ट्यूडर डायनेस्टी की अंतिम शासिका थी एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट की मृत्यु के बाद जेम्स ने पूरे ब्रिटेन की कार्यभार संभाली और ब्रिटेन का नया वंश 60 जब वो मर गई एलिजाबेथ फर्स्ट, उसके बाद से यहाँ ये नया साम्राज्य स्थापित हुआ 1648 में, शायद 1485 में, हाँ 1485 से 1603 तक ट्यूडर डायनेस्टी का साम्राज्य रहा। लेकिन 1603 में रानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जेम्स फर्स्ट ने इंग्लैंड की कार्यभार संभाली, ब्रिटेन की कार्यभार संभाली। फर्स्ट किंग ऑफ स्टुअर्ट डायनेस्टी, तो ट्यूडर डायनेस्टी के अंत के बाद स्टुअर्ट डायनेस्टी का स्थापना हुआ 17th सेंचुरी में। ही सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ एलिजाबेथ इन 1603, जैसा कि मैंने अभी बताया। जेम्स फर्स्ट 1603 से 1625 सपोर्टेड ऑफ थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट। जेम्स फर्स्ट थे वो डिवाइन राइट में मानते थे। डिवाइन राइट का मतलब ये होता है ना कि इसमें वो वैसे वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। फर्स्ट सिविल वॉर 1642 से 1646 तक ये भी ब्रिटेन में चला था। 1603 से 25 तक, 1642 से 46 तक पहला सिविल वॉर चला था, गृह युद्ध, और फिर 1646 से 49 तक सेकेंड सिविल वॉर चला था ब्रिटेन में। अब आ रही आती है चार्ल्स टू की। चार्ल्स टू लुक्ड टू बी अ मैन फॉर carefree nature and fond of pleasure, but he was so concentrated in himself that he could never appreciate good qualities in others. चार्ल्स टू थे ना, उसके जेम्स टू के बाद चार्ल्स टू आए, लेकिन उनमें ये प्रवृत्ति थी ना कि वो लोगों को उनके अच्छे काम के लिए अप्रिसिएट नहीं करते थे। वो बड़ा क्रूर राजा थे, एक प्रकार से बोल सकते हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एंड हंटिंग। ही वॉज ऑल्सो एफिशिएंट इन द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सफल थे और उनको ना स्पोर्ट्स, हंटिंग और फिजिकल से में ज़्यादा उनको रुचि थी। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ कैथोलिक रिलीजन, बट नो बडी कुड नो हिज सीक्रेट बिफोर हिज डेथ। होम पॉलिसी ऑफ चार्ल्स टू की गृहिणी थी। ही ascended the throne of England in 1660. चार्ल्स टू इन्वाइटेड टू बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स टू को इन्वाइट किया गया इंग्लैंड का नया राजा बनने के लिए। नो डाउट चार्ल्स टू हैड मेड डिक्लेरेशन, बट इट वॉज लेफ्ट टू द will of convention to fulfill these promises. Okay, now some conditions are there. The erasures were paid off the army.
New model army was established. Only a regiment of 5,000 soldiers was maintained. वहाँ पे वहाँ पे मैंने पहले बताया था ना कि वहाँ की नेविगेशन पावर और आर्मी पावर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. 13 जज who ordered for the execution of Charles II and 25 persons were granted life imprisonment. Okay, it's clear. The confiscated estates of the king, the royalties and the church were restored. The royal revenue was fixed. वो ज़्यादा कर भी लेते थे. Renewal of the Navigation Act of 1651 was granted. The convention was dissolved in 1661. लेकिन इसे dissolved कर दिया गया 1661 में. The Cavalier Parliament. After dissolution of convention, second parliament was invited, which came to be known as the Cavalier Parliament. ये ना 1661 से 1679 तक इसका कार्यकाल था. लॉन्ग पार्लियामेंट ऑफ रिस्टोरेशन इसे कहा जाता है. कॉरपोरेशन एक्ट, इसकी तरह कई सारी एक्ट आई थी जैसे टेस्ट एक्ट, कॉरपोरेशन एक्ट, कन्वेंटिकल एक्ट, इट इज़ और सारी एक्ट्स हैं. कॉरपोरेशन एक्ट पास्ड इन 1661. अकॉर्डिंग टू दिस नोबडी कुड बी मेंबर ऑफ द कॉरपोरेशन विदाउट बीइंग द फॉलोअर ऑफ एंग्लिकन चर्च. अगर वो एंग्लिकन चर्च का फॉलोअर नहीं है तो वह मेंबर नहीं बन सकता है. कॉरपोरेशन मेंबर ऑफ द कॉरपोरेशन विदाउट बीइंग ऑफ द एंग्लिकन चर्च 1661 में से पास किया गया. कन्वेंटिकल एक्ट है कि इसे 1664 में पास किया गया था. इफ़ एनीबडी वायोलेटेड दिस एक्ट थ्राइस ही वाज एक्सटाइल्ड. अब है टेक्स्ट एक्ट पास्ड इन 1673. इसे इंग्लैंड में पास किया गया 1673 में. एवरी ऑफिसर ऑफ इंग्लैंड वॉज रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ टू फॉलो द रिलीजियस प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश चर्च. सभी को ना एक ओथ लेना पड़ता था इंग्लिश चर्च में आने के लिए. ओथ लेना पड़ता था. 3 सॉर्ट पार्लियामेंट. आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ कैलवियर पार्लियामेंट in 1679, 3 sorts parliament were invited within 2 years, 1679 to 81. This parliament were bewildered at the question of James' accession to the throne of England. The subsequently proposed that Monmouth should be enthroned. Monmouth illegal sound of James I. जेम्स फर्स्ट का इलीगल जैसे होता है ना इलीगल शादी, उसकी शादी नहीं हुई थी पर उसका बाहर से एक बच्चा उसका आया था. उसका इलीगल शादी से बच्चा आया था जिसका नाम था मॉनमौथ. तो मॉनमौथ को अगर उसके बेटे के होने के नाम से मॉनमौथ को देना चाहिए था ना जेम्स II को गद्दी पर, वो अपने भाई को दिया चार्ल्स II को अपनी कार्यभार संभालने के लिए. तो मॉनमौथ ना इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया. तो ये लोग जो थे ना वो मॉनमौथ जो थे वो ना वेज ग्रुप के लोग जो थे ना वो मॉनमौथ को बोले कि आप इसके सामने प्रोटेस्ट कीजिए, अगला किंग तो आपको बनना चाहिए था. तो मॉनमौथ ने प्रोटेस्ट किया और उसके पास तो सैनिक पावर नहीं था और लेकिन चार्ल्स II के पास तो बहुत अच्छा सैनिक पावर था ना. तो इसलिए मॉनमौथ ने ना किसान और फार्मर्स लेबर के ग्रुप को मिला के एक आर्मी का निर्माण किया. पर उन लोगों के पास तो वो बल नहीं था ना लड़ने के लिए. उसके लड़ने के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर उन लोगों के पास इतना तो था नहीं, इसलिए वो लोग हार का सामना करना पड़ा. और ही डिफीटेड बाय चार्ल्स II के द्वारा मॉनमौथ को हराया गया. और मॉनमौथ और बाकी सारे लोगों को ना मार के ऐसे ही उसको मृत्यु घाट उतार के ऐसे ही फेंक दिया जाता था ताकि ब्रिटेन के जो लोग थे ना वो इससे डरे. तो अब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन पे चलते हैं. चार्ल्स II Britain is last in 1685. He had no legitimate offspring and therefore declared the brother James his successor. उसके पास कोई इलीगल बेटा था लेकिन उसको नहीं दिया, वो अपना साम्राज्य अपने भाई को दिया, जेम्स को. जेम्स II was not फार साइटेड लाइक हिज ब्रदर. वो फार साइटेड नहीं था, मतलब वो ज़्यादा काबिल राजा नहीं बन पाया जेम्स II की तरह. चार्ल्स II रूल्ड फॉर 25 years ड्यू टू
due to qualities of head and heart, but James II had to flee away after 3 years in his regime. चार्ल्स टू वॉज हिमसेल्फ, चार्ल्स टू जो था ना, वो जब जेम्स टू को दिया अपना गद्दी, तो उससे पहले उसका स्टेटमेंट था कि when I am dead and I gone, I don't know why my brother will do. I am much afraid that when he comes to wear the crown, he will be obliged to the travel abroad. वो उनका कहना था कि मैं नहीं जानता कि मेरे मरने के बाद मेरा भाई क्या करेगा यहाँ, क्या क्या गलतियाँ करेगा, अर्थात नेगेटिव में ही ये एक तरह से जाता है. डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ जेम्स टू वॉज द follower of the theory of divine right, and his chief object was to rule the country despotically. डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ जेम्स टू का ये था ना कि वो ना डिवाइन रूल में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था, जिसकी वजह से वो लोगों को अधिकार नहीं मिल पाता था उसके साम्राज्य में. He wanted to reestablish Catholicism in England. वो कैथोलिसिज्म इंग्लैंड में फिर से रिस्टैब्लिश करना चाहता. He had a great affection for Louis XIV, and therefore he wanted to establish cardinal relation with France at any cost. He maintained a standing army to face the external forces. Revolt of Monmouth. मॉनमौथ वॉज द इलिजिमेट चाइल्ड ऑफ. ये तो मैंने आपको बताया, ये पूरा पेज वही है कि 800 पर्सनस को बाहर निकाल दिया गया, 3 पर्सनस को मारा गया, यही होता था वहाँ. It terrified the people and flee the hated roses against James II and universities of England. James II was afraid that only Protestant teachers were appointed. Therefore, he wanted to employ Catholic teachers in the colleges. जेम्स टू ना वहाँ पे कैथोलिक टीचर को ही कॉलेजेस में अपनाते थे. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड में दो कौन से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज. उसी तरह यहाँ पे ये कर रहा था ना, जेम्स टू तो गलत कर रहा था, जो कैथोलिक है उसी को सिर्फ लेगा कॉलेज में, ये तो गलत है ना. कॉजेज ऑफ रिवोल्यूशन, इस रिवोल्यूशन का क्या कारण था? लैक ऑफ पॉलिटिकल फास्ट साइटनेस. यहाँ पे पॉलिटिकल दूरदर्शिता जिसे बोल सकते थे वो नहीं थी इंग्लैंड में. रिवोल्ट ऑफ मॉनमौथ का भी रिवोल्ट देख सकते हैं कि वो ये तो गलत किया कि उसको मार कैसे फेंका था कि लोगों में उसका भय बना रहे. Partial religious policy of the king. Issue of dispensing and suspending power. Pence violation of Test Act. Open violation of Test Act. Arbitrary foreign policy. किसी भी तरह का foreign policy बना दिया जाता था. Declaration of indulgence declaration. Imprisonment of 7 bishops था उसका imprisonment. Birth of James II son. और जेम्स टू का जो सॉन था, जैसे देखिए वो तो पहले विलियम फॉरेंस को अपना कार्यभार देने वाला था, लेकिन उसी वक्त उसका बेटा एडवर्ड का जन्म हुआ. आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन. 15,000 सोल्जर्स विलियम फॉरेंस लेके आया और इस पर अटैक किया. जेम्स स्टेटमेंट था कि जेम्स का ये स्टेटमेंट था कि गॉड बी मर्सीफुल, माई ऑल चिल्ड्रन हैव फास्ट सेकेंड मी. वो कहता था कि भगवान रक्षा करे, भगवान दयालु, कि उसके जो खुद के बच्चे थे वो उसको उसका साथ नहीं दे रहे थे उस वक्त. कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोरियस रिवोल्यूशन. अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट began from the very beginning of the reign of Stuart dynasty. It was based on three significant features. पहला तो था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रिलीजियस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी वहाँ की काफ़ी ज़्यादा बोलो तो ठीक थी. The following were significant consequences. End of despotism, supremacy of the parliament accepted, religious consequences, influence of international politics. कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, सारा कंप्लीट हो गया बस. थैंक यू.
यही था हमारा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और ये टॉपिक अब ख़त्म होता है। धन्यवाद।